Hello, myself Ashivraj Chandil, and today I will teach you about managerial usage and managerial accounting. Management accounting for decision making. मैनेजरियल अकाउंटिंग फॉर डिसीजन मेकिंग। चलिए, तो हम सबसे पहले हम बात करते हैं अब कि फॉर बेटर मैनेजमेंट वी शुड असेसमेंट ऑफ कॉस्टिंग, राइट। तो इसमें सबसे पहले इसके कुछ अलग अलग पार्ट्स होते हैं कि डिसीजन मेकिंग के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, राइट। तो इसके अलग अलग पार्ट होते हैं। सबसे पहले हम इसमें लेके चलते हैं, दैट इज वेरिएबल कॉस्टिंग। वेरिएबल कॉस्टिंग की रिक्वायरमेंट क्यों रहती है, वेरिएबल कॉस्टिंग की यूसेज क्या है, एंड वेरिएबल कॉस्टिंग किस तरह से हेल्प करती है डिसीजन मेकिंग के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर हम प्रोडक्शन की बात करें, हम लोग कॉस्ट एनालिसिस की बात करें, तो वहाँ पर हमें एक लेवल पे जाके क्या होता है, उन कॉस्ट को असेस करना ज़रूरी हो जाता है जो कि वेरिएबल है, यानी जो फिक्स नहीं है, जिनमें चेंजेस होते रहते हैं, राइट। तो अपकमिंग और हम ये कह सकते हैं कि फोरकास्टिंग के लिए जिसके बेसिस हम डिसीजन ले सके कि एग्जैक्ट हमें किस लेवल पे प्रोडक्शन यूनिट्स एंड प्रोडक्शन की कॉस्ट क्या हो सकती है, वेरिएबल कॉस्ट हमें क्या लगेगी, इसमें होने वाले चेंजेस क्या हो सकते हैं। तो उस प्रॉपर कॉस्ट के लिए जो भी डिसीजन लेना होगा हमें उसको एनालिसिस करना होता है। तो चलिए हम सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ों को समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएबल कॉस्टिंग? वेरिएबल कॉस्टिंग को हम क्या बोल सकते हैं, वेरिएबल का मीनिंग क्या हो जाता है, राइट। वेरिएबल कॉस्टिंग का मीनिंग क्या हो जाता है, तो ये इसे हम कह सकते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग। अब ये तो मैं डायरेक्ट वर्ड में लिख रहा हूँ कि मार्जिनल कॉस्टिंग है, बट इसे हम लोग डिटेल में समझते हैं कि हम कॉस्ट अकाउंटिंग में सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैनेजमेंट टेक्निक्स कौन कौन सी यूजफुल है, राइट। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं लॉट हैज बीन रिटन ऑन द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ वेरिएबल कॉस्टिंग during the past 3 decades. Differences of opinion as to its practical feasibility however persist still today, right. On the one hand are those who consider variable costing as the next forward step in the evolutionary development of costing, and given time it will become the conventional method of cost accounting. अब हम यहाँ पे थोड़ा सा इसे डिटेल में और समझते हैं। On the other hand are those who express the view that if accounting theory and practice is so flabby that the direct variable costing theory becomes acceptable for reporting purpose, right. अब बात आ जाती है कि डायरेक्ट वेरिएबल कॉस्टिंग हमें जिस तरह से फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो ये एज ए रिपोर्ट भी हेल्प करती है हमें। अगर हम मैनेजमेंट के लिए बात करें, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के लिए बात करें, तो ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं वेरिएबल कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्ट को फाइंड आउट करना या इसके लिए प्रेडिक्शंस करना, फोरकास्टिंग करना, राइट, ठीक है, जो कि हमें डिसीजन के लिए काम आते हैं। आगे हम देखते हैं कि द पर्पस ऑफ वेरिएबल कॉस्टिंग, राइट, इसका नेचर क्या होता है, इसका मेन कंट्रास्ट क्या है, मतलब इसके क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, राइट, ठीक है। इट विल बी गुड और बैड ऑल्सो। कॉस्ट अकाउंटिंग, एब्जॉर्प्शन और फुल कॉस्टिंग क्या क्या हो सकते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें इस टॉपिक में समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का मतलब क्या हो जाता है, राइट। व्हाट इट लैक्स, किन चीजों के लिए वर्ड यूज किया गया है, व्हाट इट लैक्स, यहाँ पे हम समझेंगे। Absorption costing is the generally accepted conventional system of product costing and external reporting, right. हमें जो प्रोडक्ट कॉस्टिंग करने के लिए जो एक सिस्टम बनाया गया है अकाउंटिंग में, एंड देन एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के लिए जो हेल्पफुल होता है, दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, राइट। ये उन चीज़ों के बारे में बताते हैं कि किन चीज़ों की एग्जैक्टली कमी है और किन चीज़ों को हमें फुलफिल करना है। The basic premise on which this system rests is that all manufacturing cost
चाहे डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट कॉस्ट हो, राइट, शुड बी चार्ज टू द कॉस्ट ऑफ गुड्स, राइट, मैन्युफैक्चर्ड इन गिवन पीरियड। पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर यूज होने वाले जितने भी मटेरियल हम लोग यूज करेंगे डायरेक्टली इनडायरेक्टली, राइट, उन सभी चीज़ों की कॉस्ट पर्टिकुलरली मैन्युफैक्चरिंग गिवन पीरियड के अंदर ही क्या होना चाहिए, चार्ज की जानी चाहिए, राइट, ठीक है। एब्जॉर्प्शन कॉस्ट को हम और कैसे समझ सकते हैं, लाइक जैसे मटेरियल हो गया, लेबर कॉस्ट हो गया, राइट, ये डायरेक्टली मेजरमेंट में आ जाता है कि हमें कितना एग्जैक्टली यूज रहेगा एंड देन उसके लिए हमें कितना कॉस्ट बेयर करना होगा, राइट। तो इससे फाइनली हम लोग क्या समझ जाते हैं कि जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग होती है उसमें प्रोडक्ट कॉस्ट विल कंप्राइज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट एंड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, राइट। इसे मटेरियल कॉस्ट को भी डायरेक्ट लिया जाता है, लेबर कॉस्ट को भी डायरेक्ट लिया जाता है, राइट। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट की भी अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो पर्टिकुलर उस पीरियड के अंदर इसको फुलफिल किया जा सकता है। चलिए हम आगे देखते हैं। अब हम बेसिकली समझे अगर एब्जॉर्प्शन कॉस्ट के बारे में, जिसको किस किस लेवल पे कैसे चार्ज किया जा सकता है, राइट। तो चलिए हम आगे इस और समझते हैं। तो देखिए सबसे मेन बात आती है, अब इस कॉस्ट को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती है। यानी अगर इन ब्रीफली अगर मैं आपको समझाऊं तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो मेथड होती है, राइट, वो फाइनली कॉस्टिंग प्रोडक्ट्स के लिए होती है, राइट, उन चीज़ों को फाइंड करने के लिए होती है जिनकी इनएडिक्वेसी फाइंड आउट होती है। चलिए हम देखते हैं आगे। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू टास्क टू अलोकेट डायरेक्टली कॉस्ट करेक्टली, राइट। सबसे पहली बात होती है डायरेक्टली करेक्ट कॉस्ट को फाइंड आउट करना मुश्किल होता है। क्या होता है, ये डिफिकल्ट हो जाता है, राइट। मैंने अलग अलग वर्ड में लिख दिया ऐसे। अगर डायरेक्टली आप इस कॉस्ट को फाइंड आउट करेंगे तो इसको डायरेक्ट करना डिफिकल्ट होता है, ठीक है। अब इस मेथड के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो प्रॉफिट से रिजल्टिंग की बात करें, हम लोग सेल्स के बेसिस पे बात करें, राइट, प्रोडक्शन इन्वेंट्री में होने वाले चेंज के हिसाब से अगर हम बात करें, राइट, तो इसको डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है। यानी प्रॉफिट एंड सेल्स, इनके बेसिस पर इसे फाइंड आउट करना मुश्किल हो जाता है, राइट, ठीक है। एंड इट फेल्स टू मेक अ क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में कि आप फिक्स कॉस्ट, राइट, और वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, इसके बीच में डिस्टिंक्शन क्लियर नहीं कर पाते। तो वो बेसिक जो कॉस्ट जो फाइनली जहाँ किसी न किसी उस पर्टिकुलर अमाउंट की, उस पर्टिकुलर कॉस्ट की कमी होती है, जहाँ पे दोनों को मैच नहीं किया जा सकता है, जिसको फुलफिल नहीं किया जा सकता है, वही चीज़ें क्या कहलाती है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। चलिए अब हम बात करते हैं कि कॉस्ट एलोकेशन की अगर हम बात करते हैं प्रॉब्लम्स क्या क्या फेस करना होती है, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ बताता हूँ आगे। चलिए देखते हैं हम लोग। इट मीन्स व्हाट कि कॉस्ट एलोकेशन की प्रॉब्लम्स क्या क्या फेस करना होती है हमें, राइट। सबसे पहले हम बात करते हैं, इट कैन बी इजीली अप्रिशिएटेड दैट द करेक्टनेस ऑफ द प्रोडक्ट कॉस्ट डिटरमाइन अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, राइट, ठीक है। अब आप प्रोडक्ट कॉस्ट की बात करें तो प्रोडक्ट कॉस्ट में करेक्शन किया जा सकता है एब्जॉर्प्शन कॉस्ट के अंदर, राइट, ठीक है। बट इट डिपेंड्स अपॉन द एबिलिटी ऑफ द अकाउंटेंट इन allocating indirect cost in a reasonably accurate manner, बिकॉज यहाँ प्रॉब्लम्स क्या होती है कि कोई भी चीज़ प्री डिटरमाइंड नहीं होती यहाँ पर, राइट, हमें फाइंड आउट करना होता है। तो ये अकाउंटेंट की एबिलिटी पर डिपेंड करता है, राइट, कि उसकी करेक्टनेस किस लेवल तक उसे ले जा सकता है, बिकॉज एवरीथिंग इज हियर इज अननोन, राइट, ठीक है। चलिए एज पैटर्न एंड लिंकटन, ये दो हमारे जो हमारे कॉस्ट अकाउंटेंट हैं उनके बारे में बात करते हैं। कॉस्ट एलोकेशन एट बेस्ट इज लोडेड विद assumption and in many cases highly arbitrary methods of
apportionment are employed in practice, certainly it is wise not to take the result of usual process of internal cost computation too seriously. अब बात आ जाती है कि प्रॉब्लम्स क्या होती है, इंटरनली कॉस्ट फाइंड आउट नहीं किया जा सकती है, राइट? करेक्शन लेवल को मेजर नहीं कर सकते कि किस लेवल तक हम उसे करेक्ट करना होगा, बिकॉज एवरीथिंग इज हियर एज अननोन, राइट? चलिए अब हम नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं। नेक्स्ट होती है चीजें फ्लक्चुएशंस इन प्रॉफिट। यहाँ पर मेन पॉइंट आता है फ्लक्चुएशंस इन प्रॉफिट। अब प्रॉफिट में चेंज आएगा तो आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कैसे करेंगे, राइट? ठीक है, प्रॉफिट आपका फिक्स तो रहता नहीं है, चेंज होता है। कुछ केसेस में प्रॉफिट इंक्रीज होता है, कुछ केसेस में चेंज होता है, राइट? ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर। अब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को हम नेक्स्ट पॉइंट में किसमें पढ़ रहे हैं? फ्लक्चुएशन इन प्रॉफिट्स, राइट? प्रॉफिट में फ्लक्चुएशन होना, फ्लक्चुएशन इन प्रॉफिट, प्रॉफिट में जो चेंजेस आते हैं उसके लिए हम लोग को क्या क्या चीजें फुलफिल करना होती है। चलिए हम समझते हैं आगे। द प्रॉफिट computed under absorption costing is influenced by sales as well as by the production and changes in inventory, right? clear है? अब जो प्रॉफिट है इसमें चेंज आ सकता है, राइट? किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू सेल्स वॉल्यूम, एंड प्रोडक्शन ऑल्सो, राइट? तो प्रोडक्शन की अगर हम बात करें यहाँ पर, प्रोडक्शन में होने वाला चेंज आपके सेल्स वॉल्यूम में होने वाला चेंज, इट मीन्स व्हाट कि आपके सेल्स में होने वाला चेंज से आपका प्रॉफिट क्या करता है, वेरी करता है, राइट? सबसे मेन प्रॉब्लम हमें यहाँ पे ये देखना होती है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर, राइट? द प्रॉफिट ऑफ सम पीरियड कैन बी इंक्रीज्ड बाय सिंपली इंक्रीज प्रोडक्शन विदाउट अफेक्टिंग एनी इंक्रीज इन सेल्स। अब प्रॉब्लम आती है कि मान लीजिए आपकी सेल्स इंक्रीज ही नहीं हुई, राइट? बट आपका प्रोडक्शन बढ़ गया है और उस केसेस में आपका पर यूनिट होने वाला जो मार्जिन है अकॉर्डिंग टू योर मार्केट रेट आपको क्या मिलता है, ज़्यादा मिल रहा है, राइट? तो विदाउट एनी चेंजेस इन सेल्स वी कैन जनरेट प्रॉफिट ऑल्सो। दिस हैपन्स सो बिकॉज ऑफ द बिहेवियर ऑफ फिक्स कॉस्ट। अगर टोटल फिक्स कॉस्ट में अगर कोई चेंज नहीं आता है, आपके वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन की मैं बात करूं अगर वो बढ़ता है तो वहीं पर आप अपने अदर कॉस्ट को आप क्या करते हैं, रिड्यूस कर लेते हैं, और जहाँ कॉस्ट मिनिमाइजेशन होता है तो डिफरेंस अमाउंट इज योर प्रॉफिट, तो वहां पर आपको प्रॉफिट देखने को मिलता है। चलिए, एज प्रोडक्शन इंक्रीज विदाउट एन इंक्रीज इन सेल्स। अब प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, अब सामान ज़्यादा बढ़ाए जा रहे हैं, राइट? आपके फिक्स कॉस्ट की बात करते हैं, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इनमें फॉरवर्ड होते जा रही है, आपको वहाँ डिवाइड होती जा रही है फिक्स कॉस्ट, ठीक है? पर आपके सेल्स में कोई भी चेंज नहीं हुआ है, राइट? आपके सेल्स बढ़ रही है पर आपके प्रोडक्शन में कोई चेंज नहीं हुआ है, तो यहाँ पर आपका हो सकता है प्रॉफिट आपका रिड्यूस होगा। क्यों प्रॉफिट क्यों रिड्यूस होगा? क्योंकि आपके फिक्स कॉस्ट जो है वो आपको बेयर करना पड़ रहा है, क्योंकि आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज नहीं हो रहा है, राइट? और आपकी सेल्स बढ़ रही है, तो आप सेम कॉस्ट पे नंबर ऑफ यूनिट्स से प्रॉफिट बढ़ा रहे हैं, पर एज कंपेयर टू प्रीवियस लेवल आपका प्रॉफिट का इम्पैक्ट जो है वो इंक्रीज नहीं होता है, राइट? चलिए ठीक है, तो हम यहाँ पे समझ में आता है। अभी से हम कुछ एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं, राइट? ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन ले लेते हैं, मैं आपको इलस्ट्रेशन सॉल्व करवा देता हूँ, राइट? ठीक है, सबसे पहले इलस्ट्रेशन ध्यान से समझिएगा। सपोज दैट अ कंपनी हैज अ नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ 150 यूनिट पर पीरियड, राइट? एक कंपनी की कैपेसिटी कितनी है, कितनी है? 150 यूनिट उसकी कैपेसिटी है, राइट? वेरिएबल कॉस्ट की बात करूं तो 2 रुपए है, राइट? ठीक है, अब अगर मैं आपसे बात करूं टोटल फिक्स कॉस्ट की, यानी आपको फिक्स कॉस्ट जो है प्रोडक्शन के लिए उस पीरियड का कितने रुपए हैं, 600 रुपीज है,
ठीक है, अब हम आगे की बातें करते हैं कि अगर नॉर्मल कैपेसिटी की बात करते हैं, राइट, अगर हम नॉर्मल कैपेसिटी की बात करें 4 रुपीज पर यूनिट, नॉर्मल कैपेसिटी भी ले सकते हैं फिक्स कॉस्ट के अलावा। अब नॉर्मल कैपेसिटी हमने क्यों लिखा बता दूं, ओवरऑल हमारा प्रोडक्शन हम 150 यूनिट मैक्सिमम कर सकते हैं और टोटल उसके लिए हमें बेयर करना है 600 रुपीज, तो पर यूनिट हम कितना बेयर करना पड़ेगा नॉर्मल हमें 4 रुपीज, राइट, 600 डिवाइडेड बाय 150। चलिए अब हम आगे क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे लिखा गया है ओवरहेड इज अपोर्शन ऑन द basis of unit of production and re-over absorbed overhead is adjusted to the cost of goods sold. The company manufactures and sells 150 units in first period and manufactures 200 units and sells 150 in the second period. If the unit selling price is rupees 8, profit during 2 periods are shown. अब मैं आपको शो करता हूँ आगे क्या है। बेसिकली उन्होंने आपको यहाँ पर फाइंड क्या करना है, तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, ये प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, राइट, और अलग अलग 2 पीरियड दे रखे हैं आपको, पीरियड 1 एंड पीरियड 2, फर्स्ट एंड सेकंड 2 पीरियड दे रखे हैं, राइट। अब दोनों में चेंजेस क्या ध्यान से समझिएगा। पहला कहता है कंपनी बनाती कितनी है फर्स्ट पीरियड में 150, वो सेल भी कितने करती है 150, सेकंड में बनाती कितनी 200, पर सेल कितना करती है 150 होती है, राइट, ठीक है। और पर यूनिट जो प्राइस दे रखी है आप लोगों ने वो कितनी दे रखी है 8 रुपये, राइट। अब इस बेसिस पे आपको क्या फाइंड आउट करना है, प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, राइट। तो चलिए हम इसके लिए एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कि उस गुड्स को सोल्ड करने के लिए यानी इसके ओवरहेड एक्सपेंसेस क्या है, राइट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग निकालते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS। ये फर्स्ट पीरियड के लिए और ये सेकंड पीरियड के लिए, राइट। चलिए तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स की हम बात करते हैं। पहले पीरियड में हम लोगों ने कितने बनाए, तो हम बनाते हैं 150 इंटू 8, राइट, क्लियर। तो कितने का पड़ता है प्रोडक्शन 1200 का, ठीक है। अब सेकंड के लिए हम लोगों को क्या बताया गया है कि सेकंड में हमें बताया गया है 200, हमने क्या करा है यहाँ पर, हमने 200 हमने यहाँ पर क्या किया गया है मैन्युफैक्चरिंग करा है, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं सेल कितनी करी 150, तो दूसरे में 150 इंटू हम 8 करेंगे तो इसकी टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी 1200 रुपीज़, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम कैसे नहीं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना था, तो फिक्स्ड प्लस वेरिएबल, राइट, फिक्स्ड वेरिएबल इज इक्वल टू टोटल। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट हमें कितनी देनी थी 4 रुपये, वेरिएबल 2 रुपये था, इंटू कितना करना था दोनों में 150, राइट, तो इंटू कितना वो 2 मतलब 300 प्लस 600 इज इक्वल टू 900। तो 900 हमारे क्या हो गई है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाता है, ठीक है। चलिए और हमने बेचा कितने में उसे 1200 रुपीज़ में सेल किया है। चलिए अब हमें पता है इधर कोई इन्वेंट्री स्टॉक तो बचा ही नहीं था, राइट, यानी क्या बोल सकते हैं हम लोग क्लोजिंग स्टॉक, जो हमने सेल नहीं करा। यहाँ पे तो 0 था, तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट तो कितनी 900 की 900 ही रह गई, राइट। माइनस करा तो हमारा प्रॉफिट कितना था, प्रॉफिट कितना है हमारा 300 रुपये। सिंपल सा क्वेश्चन है। एंड सेकंड पीरियड के लिए अगर हम बात करें तो कॉस्टिंग हमने सेल कितने करी है 1200 रुपीज़ हमने गुड्स सेल किया है, ठीक है। इसको बनाने की हम कॉस्ट करें, बनाया कितना हम लोगों ने 200, बनाया कितना हम लोगों ने 200, राइट। 200 का अगर हम बात करें 4 रुपये फिक्स और 2 रुपये इसका, तो बनाने के लिए खर्चा कितने रुपए का आया 1200 का, राइट। उसमें से बच कितनी गई आपकी,
बच कितने गई है आपकी 50 यूनिट्स, 50 इंटू टोटल 6 रुपीज़ के हिसाब से अगर आप मल्टीप्लाई करें तो 300, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे कितना होता है आपका 900, और अगर आप माइनस करते हैं यहाँ पर तो आपका यहाँ पे प्रॉफिट क्या होता है 300। यानी दोनों केस में आपका प्रॉफिट क्या है, इक्वल है। क्या है आपका प्रॉफिट, इक्वल है। क्लियर है, आपको समझ में आया? ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर प्रॉफिट को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।